चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन, कक्षा 11 इतिहास के विद्यार्थियों के लिए जो शेष भाग रह गया उसके बारे में हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। पश्चारक क्षेत्र में एक व्यापारिक नगर 2000 ईसा पूर्व के बाद मारी नगर शाही राजधानी के रूप में खूब फला फूला। आपने देखा होगा कि मारी नगर दक्षिण के उस मैदानी भाग में स्थित नहीं है जहाँ खेती की पैदावार भरपूर होती थी, बल्कि वह फरात नदी की ऊर्ध्वधारा पर स्थित है। विभिन्न रंगों का प्रयोग करके दर्शाया गया है कि इस ऊपरी क्षेत्र में खेती और पशुपालन साथ साथ चलते थे। मारी राज्य में वैसे तो किसान और पशुचारक दोनों ही तरह के लोग होते थे, लेकिन उस प्रदेश का अधिकांश भाग भेड़ बकरी चराने के ही काम में लिया जाता था। पशुचारण को जब अनाज, धातु के औजारों आदि की जरूरत पड़ती थी, तब वे अपने पशुओं तथा उनके पनीर, चमड़ा तथा मांस आदि के बदले चीज़ें प्राप्त करते थे। बाड़े में रखे जाने वाले पशुओं के गोबर से बनी खाद भी किसानों के लिए बड़ी उपयोगी होती थी। फिर भी किसानों तथा गड़ेरियों के बीच कई बार झगड़े हो जाते थे। गड़ेरिये कई बार अपनी भेड़ बकरियों को पानी पिलाने के लिए बोए हुए खेतों से गुजार कर ले जाते थे, जिससे किसानों को फसल को नुकसान पहुंचता था। ये गड़ेरिये खानाबदोश होते थे। कई बार किसानों के गाँव पर हमला बोलकर उनका इकट्ठा किया हुआ माल लूट लेते थे। दूसरी तरफ कई बार ऐसा भी होता था कि बस्तियों में रहने वाले लोग भी इन पशुचारकों का रास्ता रोक देते थे और उन्हें अपने पशुओं को नदी, नहर तक नहीं ले जाने देते थे। मेसोपोटामिया के इतिहास पर नज़र डालें तो पता चलेगा कि वहाँ के कृषि से समृद्ध हुए मुख्य भूमि प्रदेश में यायावर समुदायों के झुंड पश्चिमी मरुस्थल से आते रहते थे। ये गड़ेरिये गर्मियों में अपने साथ इस उपजाऊ क्षेत्र के बोए हुए खेतों में अपनी भेड़ बकरियां ले आते थे। ये समूह गड़ेरिये फसल काटने वाले मजदूरों अथवा बाड़े के सैनिकों के रूप में आते थे। समृद्ध होकर यहीं बस जाते थे। उनमें से कुछ ने तो अपना खुद का शासन स्थापित करने की भी शक्ति प्राप्त कर ली थी। ये खानाबदोश लोग अक्कदी, एमोराइट, असीरियाई और आर्मीनियन जाति के थे। मारी के राजा एमोराइट समुदाय के थे। उनकी पोशाक वहाँ के मूल निवासियों से भिन्न होती थी। उन्होंने मेसोपोटामिया के देवी देवताओं का आदर ही नहीं किया, बल्कि स्टेपी क्षेत्र के देवता डैगन के लिए मारी नगर में एक मंदिर भी बनवाया। इस प्रकार मेसोपोटामिया का समाज, वहाँ की संस्कृति भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों और संस्कृतियों के लिए खुली थी। संभवतः विभिन्न जातियाँ तथा समुदायों के लोगों के परस्पर मिश्रण से ही वहाँ की सभ्यता में जीवन शक्ति उत्पन्न हुई। ये देखें आप। यह चित्र देखें नज़दीक से, मारी नगर की स्थिति। ये अलग अलग रंगों में दिखाया गया है आपका। भूमि जो प्रत्येक वर्ष बाढ़ग्रस्त हो जाती है, उनका कलर आप देखें। ये नदी और इसके इर्द गिर्द का एरिया बाढ़ग्रस्त, और ये चूँकि उसके अगल बगल ही जहाँ जल है कृषि भूमि, ये फरात नदी, और पीले कलर में आप देखें चारागाह भूमि, नदी, बाढ़, कृषि भूमि और इसके बाद ये चारागाह पीले कलर में। बसंत में चारागाह क्षेत्र, ये देखें। मौसमी धारा, इसके चित्र। निचली भूमि में पठार की ओर स्टेपी। ये चित्र देखें आप। इसमें भी आप एक पुरुष को देखें जिसके पास दाढ़ी है, और इसका वस्त्र देखें। एक योद्धा अपने हाथों में एक लंबा भाला और एक खपच्ची की ढाल पकड़े हुए है। एरोमाइट लोगों की एक खास किस्म की पोशाक देखिए। सुमेरियन योद्धा की पोशाक से भिन्न होती थी। यह चित्र एक सीपी पर उकेरा गया था लगभग 2600 ईसा पूर्व। देखिए आप।
मारी में जिम रीलिम का राजमहल 1810-1760 ईसा पूर्व। देखें आप किस तरह से ये विशाल का है राजमहल 1810 से 1760 ईसा पूर्व। ये प्रवेश द्वार है, ये सिंहासन कक्ष, ये भीतरी आंगन, बाहरी आंगन, सभागृह और इसके साथ आप यहाँ देखें ये पट्टिकाएँ हैं, लिपि कार्यालय, बेंचों और मिट्टी दानों के साथ, मिट्टी दानों में पट्टिकाएँ रखी जाती थी जिस पर लेखा जोखा का पूर्ण विवरण होता था। ये प्रांगण देखिए आप उस समय का। जिमरेलियम का मारी स्थित राजमहल 1810-1760 ईस्वी। ये रसोई घर है और कार्यशाला और रसोई, शाही निवास, शौचालय और स्नान गृह। ये देखें आप दीवारों पर की गई चित्रकारी। विद्यार्थी इसकी तुलना कर सकते हैं। जिमरेलियम का मारी स्थित राजमहल। मारी का विशाल राजमहल वहाँ के शाही परिवार का निवास स्थान तो था ही, साथ ही वह प्रशासन और उत्पादन, विशेष रूप से कीमती धातुओं के आभूषणों के निर्माण का मुख्य केंद्र भी था। अपने समय में वह इतना अधिक प्रसिद्ध था कि उसे देखने के लिए उत्तरी सीरिया का एक छोटा राजा आया। वह अपने साथ मारी के राजा जिमरेलियम के नाम उसके एक अन्य राजा का परिचय पत्र लेकर वहां आया था। दैनिक सूचियों से पता चलता है कि राजा के भोजन की मेज पर हर रोज भारी मात्रा में खाद्य पदार्थ पेश किए जाते थे। आटा, रोटी, मांस, मछली, फल, मदिरा, बियर। यह संभवतः अपने अन्य साथियों के साथ सफ़ेद पत्थर जड़े आंगन, जो भी आपको संकेत में दिखाया गया, बैठकर बकायदा भोजन करता था। नक्शा देखने से आपको पता चलेगा कि राजमहल का सिर्फ एक ही प्रवेशद्वार था जो उत्तर की ओर बना हुआ था। उसके विशाल खुले प्रांगण अभी आपने देखा सुंदर पत्थरों से जड़े हुए थे। राजा विदेशी अतिथियों और अपने प्रमुख लोगों से कमरा अभी 132 का भी आपको अपने अवलोकन कराया था मिलता था, जहां भित्ति चित्रों को देखकर आगंतुक लोग हतप्रत रह जाते थे। राजमहल 2.4 हेक्टेयर के क्षेत्र में स्थित एक अत्यंत विशाल भवन था जिसमें 260 कक्ष बने हुए थे। जिमरेलियम का मारी स्थित राजमहल 1810 ईसा पूर्व से 1760 ईसा पूर्व के बीच। क्रियाकलाप। चित्र में प्रवेश द्वार से भीतरी आंगन तक के मार्ग का पता लगाइए। कि आप सोचते हैं कि भंडार गृह में क्या रखा जाता होगा? रसोई घर की पहचान कैसे की जा सकती है? अभी आपने चित्र देखा, एक बार फिर से हम आपको चित्र दिखा दें। ये देखें चित्रकारी दीवार पर, और ये शौचालय और स्नान गृह, और ये देखें शाही निवास, और ये रसोई घर, कार्यशाला और रसोई घर। मारी के राजाओं को सदा सतर्क एवं सावधान रहना पड़ता था। विभिन्न जनजातियों के चरवाहों को राज्य में चलने फिरने की इजाज़त थी, परंतु उन पर कड़ी नज़र रखी जाती थी। राजाओं और उनके पदाधिकारियों के बीच हुए पत्र व्यवहार में अक्सर इन पशुचारकों की गतिविधियों और शिविरों का उल्लेख किया गया है। एक बार एक पदाधिकारी ने राजा को लिखा था कि उसने रात को बार बार आग से किए गए ऐसे संकेत को देखा जो एक शिविर से दूसरे शिविर को भेजे गए थे। उसे संदेह है कि कहीं किसी छाप या हमले की योजना तो नहीं बनाई जा रही है। मारी नगर एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल पर स्थित था, जहां से होकर लकड़ी, तांबा,
रागा, तेल, मदिरा और अन्य कई किस्मों का माल नावों के जरिए फरात नदी के रास्ते दक्षिण और तुर्की, सीरिया और लेबनान के ऊंचे इलाकों के बीच ले जाया जाता था। मारीनगर व्यापार के बल पर समृद्ध हुए शहरी केंद्र का एक अच्छा उदाहरण है। दक्षिणी नगरों को घिसाई पिसाई के पत्थर, चक्कियाँ, लकड़ी और शराब तथा तेल के पीपे ले जाने वाले जलपोत मारी में रुका करते थे। मारी के अधिकांश जलपोत पर जाया करते थे, उस पर लदे हुए सामान की जांच करते थे। एक रद्दी में 300 मदिरा के पीपे रखे जा सकते थे। ये जलपोत की बात हो रही है। और उसे आगे बढ़ने की इजाज़त देने से पहले उसमें लदे माल की कीमत का लगभग 10% प्रभार वसूल करते थे। यह एक विशेष किस्म की नौकाओं में आता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ पट्टिकाओं में साइप्रस के द्वीप अलासिया से आने वाले तांबे का उल्लेख मिला है। यह द्वीप उन दिनों तांबे तथा तिन के व्यापार के लिए मशहूर था, परंतु यहाँ रागे का भी व्यापार होता था, क्योंकि कांसा औजार और हथियार बनाने के लिए एक मुख्य औद्योगिक सामग्री था, इसलिए इसके व्यापार का बहुत महत्व था। इस प्रकार यद्यपि मारी राज्य सैनिक दृष्टि से उतना सबल नहीं था, परंतु व्यापार और समृद्धि के मामले में वह अद्वितीय था। ये देखिए आप, मेसोपोटामिया के नगरों की खुदाई। आज मेसोपोटामिया के पुरास्थलों के उत्खनक पहले के उत्खनकों की तुलना में बहुत अधिक कुशल हैं। उनके कार्य की यथार्थता एवं परिशुद्धता और अवलेखन का स्तर बहुत ऊंचा है, इसलिए अब उस तरह के बड़े बड़े इलाकों की खुदाई नहीं की जाती जैसी उर नगरों में की जाती थी। इसके अलावा बहुत कम पुरातत्वविदों के पास ही इतनी बड़ी धनराशि होती है कि वे एक साथ खनकों के बड़े दल को खुदाई के काम पर लगा सकें। इस प्रकार जानकारी प्राप्त करने का तरीका बदल गया है। इस संबंध में अबू सलाबिक नाम के एक छोटे कस्बे का उदाहरण लें। यह कस्बा 2500 ईस्वी पूर्व लगभग 10 हेक्टेयर जमीन पर बसा हुआ था और इसकी आबादी 10,000 से कम थी। इसकी दीवारों की रूपरेखा की ऊपरी सतहों पर सर्वप्रथम खरोच कर निकाला गया। इस प्रक्रिया में टीले की ऊपरी सतह को किसी बेलचे, फावड़े या अन्य औजार की धारदार चौड़े सिरे से कुछ मिलीमीटर तक खरोचा जाता है। नीचे की मिट्टी तब भी कुछ नम पाई गई। पुरातत्वविदों ने भिन्न भिन्न रंगों, उसकी बनावट, ईंटों की दीवारों की स्थिति, गड्ढों और अन्य विशेषताओं का पता लगा लिया। जिन थोड़े से घरों की खोज की गई उन्हें खोद कर निकाला गया। पुरातत्वविदों ने पौधों और पशुओं के अवशेषों को प्राप्त करने के लिए टनों मिट्टी की छानबीन की। इसके चलते उन्होंने पौधों और पशुओं की अनेक प्रजातियों का पता लगाया। उन्हें बड़ी मात्रा में जली हुई मछलियों की हड्डियां भी मिली, जो बुहार कर बाहर गलियों में डाल दी गई थी। वहाँ गोबर कुपलों के जले हुए ईंधन में से निकले हुए पौधों के बीज और रेसे मिले थे। इससे इस स्थान पर रसोई घर होने का पता चला। घरों में रहने के कमरे कौन से थे यह जानने के संकेत बहुत कम मिले हैं। वहाँ की गलियों में सूअरों के छोटे बच्चों के दांत पाए गए, जिससे देखकर पुरातत्वविदों ने यह निष्कर्ष निकाला कि अन्य किसी भी मेसोपोटामियाई नगर की तरह यहाँ भी सूअर छुट्टे घुमा करते थे। वस्तुतः एक घर में तो आंगन के नीचे यहाँ किसी मृतक को दफनाया गया था। सूअर की कुछ हड्डियां के अवशेष मिले, जिससे प्रतीत होता है कि व्यक्ति के मरणोपरांत जीवन में खाने के लिए सूअर का कुछ मांस रखा गया था। पुरातत्वविदों ने कमरों के फर्श पर बारीकी से अध्ययन करे जानने के लिए किया कि घर में कौन कौन से कमरों पर पोपलार, एक लंबा पतला पेड़ के लट्ठों, खजूर की पत्तियों और घास फूस की छतें थी और कौन से कमरे बिना किसी छत के खुले आकाश के नीचे थे। मेसोपोटामिया संस्कृति में शहरों का महत्व। मेसोपोटामिया वासी शहरी जीवन को महत्व देते थे, जहां अनेक समुदायों और संस्कृतियों के लोग साथ साथ रहा करते थे। युद्ध में शहरों के नष्ट हो जाने के बाद वे अपने काव्यों के जरिए उन्हें याद किया करते थे। मेसोपोटामिया के लोगों को अपने नगरों पर कितना अधिक गर्व था, इस बात का सबसे अधिक मर्मस्पर्शी वर्णन हमें गिलगेमिस महाकाव्य के अंत में मिलता है। यह काव्य 12 पट्टिकाओं पर लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है कि गिलगेमिस ने एनमरकर के कुछ समय बाद
उरुक नगर पर शासन किया था। वह एक महान योद्धा था जिसने दूर दूर तक के प्रदेशों को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन उसे उस समय गहरा झटका लगा जब उसका वीर मित्र अचानक मर गया। इसे दुखी होकर वह मृत्यु की खोज में निकल पड़ा। उसने सागरों महासागरों को पार किया और दुनिया भर का चक्कर लगाया, मगर उसे अपने साहसिक कार्य में सफलता नहीं मिली। हार कर किलगेमिस अपने नगर उरुक लौट आया। वहाँ जब वह अपने आप को सांत्वना देने के लिए शहर की चहारदीवारी के पास आगे पीछे चहलकदमी कर रहा था, तभी उसकी नज़र उन पक्की ईंटों पर पड़ी जिनसे उनकी नींव डाली गई थी। वह भाव विभोर हो उठा। इस प्रकार उरुक नगर की विशाल प्राचीर पर आकर उस महाकाव्य की लंबी वीरतापूर्ण और साहस भरी कथा का अंत हो गया। यहाँ गिलमेकिस उन जनजातीय योद्धाओं की तरह यह नहीं कहता कि उसका अंत निश्चित है, पर उसके पुत्र तो जीवित रहेंगे, इस नगर का आनंद लेंगे। इस प्रकार उसे अपने नगर में ही सांत्वना मिलती है जिसे उसकी प्यारी प्रजा ने बनाया था। लेखन कला के देन। हालांकि मर्मस्पर्शी कहानियाँ, किस्सों और तरह तरह के वर्णन को तो मौखिक रूप से एक दूसरों को सुनाते हुए जीवित रखा जा सकता है, पर विज्ञान को जीवित रखने के लिए लिखित दस्तावेज और किताबों की जरूरत पड़ती है ताकि विद्वानों को आगे आने वाली पीढ़ियाँ उन्हें पढ़ सकें। संभवतः मेसोपोटामिया की दुनिया की सबसे बड़ी देन है इसकी कालगणना और गणित की विविधतापूर्ण परंपरा है। 1800 ईसा पूर्व के आसपास कुछ पट्टिकाएँ मिली हैं जिसमें गुणा और भाग की तालिकाएँ, वर्ग तथा वर्गमूल और चक्रवृद्धि ब्याज की सारणियाँ दी गई हैं। उनमें 2 का वर्गमूल यह दिया गया है। देखें आप किस तरह से दिया गया है, इसे आप गौर से देखें और आगे भी देखें इसको। अगर आप इसे हल करें तो उसका उत्तर 1.41421296 होगा, जो इसके सही उत्तर 1.41421356 से थोड़ा सा भिन्न है। उस समय के विद्यार्थियों को इस प्रकार के सवाल हल करने होते थे। अगर एक खेत का क्षेत्रफल इतना है और वह 1 अंगुल गहरे पानी में डूबा है तो संपूर्ण पानी का आयतन बताओ। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की परिक्रमा के अनुसार एक पूरे वर्ष का 12 महीने में विभाजन, 1 महीने का 4 हफ्तों में विभाजन, 1 दिन का 24 घंटे में और 1 घंटे का 60 मिनट में विभाजन, यह सब जो आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का अचेतन हिस्सा है, मेसोपोटामिया वासियों से ही हमें मिला है। ए वेरी इम्पॉर्टेंट, इसको विद्यार्थी ध्यान देंगे। समय का उपयुक्त विभाजन सिकंदर के उत्तराधिकारियों ने अपनाया। वहाँ से वह रोम, फिर इस्लाम की दुनिया को मिला, फिर मध्ययुगीन यूरोप में पहुँचा। आगे हम इसके आगे के अध्याय में आप इसे देखेंगे। जब कभी सूर्य और चंद्रग्रहण होते थे तो वर्ष, मास और दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब रखा जाता था। इसी प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नजर रखते हुए उनका हिसाब रखा जाता था। मेसोपोटामिया वासियों की इस महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उपलब्धि संभव नहीं होती यदि लेखन की कला और विद्यालयों जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता जहाँ विद्यार्थी कुछ पुरानी लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते और उनकी नकल करते थे, जहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन के हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसा प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की बौद्धिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सकें। यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के शहरी लोग औद्योगिक तौर तरीकों से परिचित नहीं थे। अंत में हमें उन 2 प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिनके द्वारा अतीत के प्रलेखों एवं परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी। एक पुराकालीन पुस्तकालय। देखें आप, एक पुराकालीन पुस्तकालय। लौह युग में उत्तरी प्रदेशों के असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की जो 720 से 610 ईसा पूर्व तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूट मार की हो गई थी क्योंकि अधीनस्थ प्रजाजनों को दबाकर उनसे खाद्य सामग्री, पशु, धातु तथा शिल्प की वस्तु के रूप में बेगार और नजराना जबरदस्ती लिया जाता था। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनिया को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। उनमें से आखिरी राजा अशुरबनिपाल 668 ईसा पूर्व से 627 ईसा पूर्व ने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। उसने इतिहास, महाकाव्य
शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों और कविताओं की पट्टिकाओं को इकट्ठा करने का बहुत प्रयत्न किया। इसमें सफल रहा। उसने अपने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं को पता लगाने के लिए भेजा, क्योंकि दक्षिण में लिपिकों को विद्यालयों में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था, जहां उन्हें दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें तैयार करनी होती थी। बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह तैयार किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। हालांकि लगभग 1800 ईसा पूर्व के बाद सुमेरियन भाषा बोली जानी बंद हो गई थी, लेकिन विद्यालयों में यह शब्दावलियों, संकेत सूचियों, द्विभाषी सुमेरी, अक्कदी, पट्टिकाओं आदि के माध्यम से अब भी पढ़ाई जाती थी। इसलिए 650 ईसा पूर्व में भी 2000 ईसा पूर्व तक पुरानी कीलाकार अक्षरों में लिखी पट्टिकाएं पढ़ी और समझी जा सकती थी, और असुरबनिपाल के आदमी यह जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रतिकृतियों को यहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है। गिलगेमिस के महाकाव्य जैसे महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गईं। प्रतियां तैयार करने वाले उनमें अपना नाम और तिथि लिखते थे। कुछ पट्टिकाओं के अंत में असुरबनिपाल का उल्लेख भी मिलता है। मैं असुरबनिपाल ब्रह्मांड का सम्राट, असीरिया का शासक, जिसे देवताओं ने विशाल बुद्धि प्रदान की है, जिसने विद्वानों के पांडित्य के गुण ज्ञान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। मैंने देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा है, और मैंने पट्टिकाओं की जांच की, उन्हें संग्रहित किया। मैंने उन्हें निकवे स्थित अपने इष्ट देव नाबू के मंदिर के पुस्तकालय में भविष्य में उपयोग के लिए रख दिया। अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत बनाए रखने के लिए। इससे भी महत्वपूर्ण काम था इन पट्टिकाओं की सूची तैयार करने का। इसके लिए एक टोकरी भर पट्टिकाओं को मिट्टी के लेवल से इस प्रकार अंकित किया गया। असंख्य पट्टिकाएं भूत प्रेत निवारण विषय पर अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई। असुरबनिपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएं थी, जिसे विषयानुसार वर्गीकृत किया गया था। और एक आरंभिक पुरातत्ववेत्ता, दक्षिणी कछार के एक सूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईसा पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राजक्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की परियोजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईसा पूर्व में ईरान के एकेमेनिड लोगों द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईसा पूर्व में सिकंदर से पराजित होने तक बेबीलोन दुनिया का एक प्रमुख नगर बना रहा। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चारदीवारी तिहरी थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल और मंदिर मौजूद थे। एक जिगुरात यानी सीढ़ीदार मीनार थी। नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग बना हुआ था। इसके व्यापारी घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे। इसके गणितज्ञों तथा खगोलविदों ने अनेक नई खोज की थी। नेबोनिडस स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। उसने लिखा है कि उर के नगर देवता ने उन्हें सपने में दर्शन दिए। उसे सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित की नियुक्ति करने का आदेश दिया। उसने लिखा, चूँकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान भुला दिया गया था, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया। मैंने दिन पर दिन उसके बारे में सोचा। वह आगे कहता है कि उसे एक बहुत पुराने राजा, जिसका शासनकाल हम आज 1150 ईसा पूर्व के आसपास मानते हैं, का पट्टलेख मिला। उस पर उसने महिला पुरोहित की आकृति अंकित देखी। उसने उसके आभूषणों और वेशभूषा को ध्यानपूर्वक देखा। फिर उसने अपनी पुत्री को वैसी ही वेशभूषा से सुसज्जित कर महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया। एक अवसर पर नेबोनिडस के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लाया, जिस पर अक्कद के राजा सारगोन का नाम खुदा था। आज हम जानते हैं कि उस राजा ने 2370 ईसा पूर्व के आसपास शासन किया था। नेबोनिडस और निसंदेह अपने बुद्धिजीवियों ने भी प्राचीन काल के इस महान राजा के बारे में सुन रखा था। नेबोनिडस ने यह महसूस किया कि उसे उस मूर्ति की मरम्मत करानी चाहिए। वह लिखता है कि देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति
अपनी निष्ठा कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर बदलवा दिया। क्रियाकलाप, आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि अशुरबनिपाल और नेबोनिडस ने मेसोपोटामिया की प्राचीन परंपराओं की कद्र की? विभिन्न तर्कों के आधार पर आप तथ्यों के आधार पर अपनी बात रख सकते हैं। आप देखें काल रेखा लगभग 7000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तरी मेसोपोटामिया के मैदानों में खेती की शुरुआत लगभग 5000 ईसा पूर्व। दक्षिणी मेसोपोटामिया में सबसे पुराने मंदिरों का बनना लगभग 3200 ईसा पूर्व। मेसोपोटामिया में लेखन कार्य की शुरुआत लगभग 3000 ईसा पूर्व। अभी ऊपर लगभग 3200 ईसा पूर्व की बात हो रही थी। लेखन कार्य की शुरुआत मेसोपोटामिया में 3000 ईसा पूर्व। पूर्व का एक विशाल नगर के रूप में विकास, कांस्य औजारों के इस्तेमाल में बढ़ोतरी लगभग 2700 से 2500 ईसा पूर्व। आरंभिक राजाओं का शासनकाल जिसमें गेमिस जैसे पौराणिक राजा भी शामिल हैं लगभग 2600 ईसा पूर्व। कीलाकार लिपि का विकास लगभग 2400 ईसा पूर्व। सुमेरियन के स्थान पर अक्कदी भाषा का प्रयोग 270 ईसा पूर्व। सारगोन अक्कद सम्राट लगभग 2000 ईसा पूर्व। सीरिया, तुर्की और मिस्र तक कीलाकार लिपि का प्रसार। महत्वपूर्ण शहरी केंद्रों के रूप में मारी और बेबीलोन का उद्भव लगभग 1800 ईसा पूर्व। गणितीय मूल पाठों की रचना अब सुमेरियन बोलचाल की भाषा नहीं रही लगभग 1100 ईसा पूर्व। असीरियाई राज्यों की स्थापना लगभग 1000 ईसा पूर्व। लोहे का प्रयोग 720 से 610 ईसा पूर्व। असीरियाई साम्राज्य 668 से 627 ईसा पूर्व। अशुरबनिपाल का शासन 3031 ईसा पूर्व। सिकंदर ने बेबीलोन को जीत लिया लगभग पहली शताब्दी ईस्वी। अक्कदी भाषा और कीलाकार लिपि प्रयोग में रही 1850। कीलाकार लिपि के अक्षरों को पहचानना व पढ़ा गया। ये आपका कालखंड है, काल रेखा। अभ्यास किन किन को करना है आप देख लें। प्राकृतिक उर्वरता तथा खाद्य उत्पादन के उच्च स्तर ही आरंभ में शहरीकरण के कारण थे। कौन सी आवश्यक दशाएं थी जिनकी वजह से प्रारंभ में शहरीकरण हुआ? कौन कौन सी बातें शहरी और विकास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई? अत्यंत उत्पादक खेती, जल परिवहन, धातु और पत्थर की कमी, श्रम विभाजन, मुद्राओं का प्रयोग, राजाओं में सैन्य शक्ति जिसने श्रम को अनिवार्य बना दिया। खानाबदोश पशुचारक निश्चित रूप से शहरी जीवन के लिए खतरा थे। पुराने मंदिर बहुत कुछ घर जैसे ही होंगे। संक्षेप में आपको निबंध लिखना है। शहरी जीवन शुरू होने के बाद कौन कौन सी नई संस्थाएं अस्तित्व में आई? आपके विचार में उनमें से कौन कौन सी संस्थाएं राजा की पहल पर निर्भर थी? किन पुरानी कहानियों से हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता की झलक मिलती है? इसी के साथ चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन पूर्ण होता है।